हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसका हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ नोट्स वगैरह। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, जैसे हम जानते हैं, जैसे कि आप जानते हो, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमोस्टेसिस। बोला जा रहा है कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, मतलब एक दूसरे के ताल में मैच करके चलते हैं होमोस्टेसिस, बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। बोला जा रहा है कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके भी जो क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है और कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे का फंक्शन, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होगी। कि अगर आप मान लो कि नॉर्मल सा होता है हार्ट का फंक्शन, तो हार्ट का फंक्शन से जैसे हार्ट में जब फीलिंग होती है तो वो सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, तो वो किससे कनेक्ट होती है? तो वो ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो ब्रेन जैसे कि देखिए, मतलब ब्रेन में सिग्नल जाएगी जब आपका खून कमी हो जाएगा, तो खून में जैसे कि ब्लड में खून कमी हो जाएगी तो वो सिस्टोल कराएगी, डायस्टोल कराएगी, प्यूरीफाई कराएगी, उसका फंक्शंस उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड, देखो इसमें एग्जाम्पल करके समझाया भी हुआ है। देखो कि व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम एनर्जी की डिमांड यूज़ करते हैं, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होती है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल बैठे रहो तो उसमें एनर्जी कम लगता है, और एक दिन के एवरेज में, और उसी एक दिन में क्या करो, आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा काम वगैरह कर लो, तो आपको भूख ज़्यादा लग जाती है। यही है, क्योंकि हमारा बॉडी क्या करता है, हर पार्ट और हर ऑर्गन की खपत, मतलब जो एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी की हाई मतलब प्रोटीन वगैरह का नीड हो जाता है। ठीक है, अब देखो, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जैसे आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है अगर कोई एक्सरसाइज करो तो नॉर्मल। इसीलिए एथलीट्स की बॉडी और हमारी बॉडी में डिफरेंस होती है, जैसे कि एथलीट्स की हार्ट रेट हमारे हार्ट रेट से हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड उसकी मतलब कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और फिर उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, उसकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं वो लोग, मतलब जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट है, यूज़ नहीं रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, जिसकी वजह से उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई हो जाती है हमारे रेट में। द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज ब्लड फ्लो, हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या, ब्लड फ्लो में ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह के थ्रू जो जाती है। समझ गए? चलिए, व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, अब जब फिजिकल एक्सरसाइज खत्म कर दोगे, मतलब ये सारे प्रोसेस जो ऊपर हमने पढ़े वो सारे कब थे, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम के अकॉर्डिंग है। और जब हम फिजिकल एक्सरसाइज जो कर रहे थे उसको हमने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। अब उसके बाद क्या है, जो आपका पूरे बॉडीज़ है उसमें सारे ऑर्गन्स भी दे दिए, जैसे कि कोई नर्व्स की है, लंग्स की है, हार्ट की है, किडनी की है, ग्रेजुअली अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, जैसे पहले जो नॉर्मल थी, नॉर्मल में रहते थे उस टाइम पे आ जाएगा। 10 द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेट। सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि मसल्स हो गई, जैसे आप मान लो कि अब फिजिकल एक्सरसाइज में कोई फिजिकल रेसिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, तो मान 3 दिन 4 आपने रेसिंग की, इसीलिए जब रेसिंग करते हैं ना तो उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि देखो अगर आप जैसे बैठे हुए हो और रेसिंग नहीं करा आपने बहुत दिनों से, और एकदम से रेस करोगे तो आपके पैर में ना क्रैम्प आ जाती है, आपका पैर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपके मसल्स फ्रैक्चर्स के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए बोलता है ना कि प्रैक्टिस हर चीज़ की, फिजिकल एक्सरसाइज जितने भी होते हैं, फिजिकल एथलीट्स वगैरह को हमेशा प्रैक्टिस में लाया जाता है, कि हमेशा वो प्रैक्टिस में ही बने रहे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो उनकी मसल्स क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी जब वो कर रहा था वो, मतलब वो था कंटिन्यूटी वाले प्रोसेस में, जब एथलीट्स वाली, अब वो कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस छोड़ दिया तो नॉर्मल कंडीशन में आ गया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया तो उसके बाद क्या हो गया कि पूरी उनकी सेल्स वगैरह सब स्टमुलेट होकर नॉर्मल कंडीशन में आ गई। अनस्टमुलेट है, मतलब वो पूरा का पूरा शांत पड़ा हुआ है, अचानक से उसको झटका दोगे, अचानक से दौड़ोगे तो क्या हो जाएगी, क्रैम्प आ जाएगी, तो वही हो जाती है। इसीलिए एथलीट्स सबको क्या होता है कि हमेशा प्रैक्टिस कराई जाती है, तो वही बोला जा रहा है कि सारे के फंक्शंस जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, जो भी जितने भी है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, सबका कोऑर्डिनेटर हमारा क्या होता है, ब्रेन से। अब परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज इन आवर बॉडी, the neural system and endocrine system joint coordinated and integrated all the activities of the organ so that they functions in a synchronized fashion. देखो, बोला क्या जा रहा है, हमारे बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम है, ब्रेन से रिलेटेड जो सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स से रिलेटेड है, और इंडोक्राइन हार्मोन्स से रिलेटेड जो है, वो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या होता है कि न्यूरॉन्स ही है जो स्टिमुलेट करेगी तो हार्मोन्स रिलीज होएगा, कि अगर आप अभी क्या बोलते रो रहे हो, इमोशनली हो, तो इमोशनल है तो आपका टीयर्स वाले हार्मोन्स जो होंगे टीयर्स स्टिमुलेट कराएंगे। वो जो है आपका अभी एक्साइटेड हो, हाइपर एक्साइटेड हो, तो आपको क्या कर देगा कि हाइपर एक्साइटेड वाली जो जितने भी है वो जितने हार्मोन्स है वो हार्मोन्स आपको स्टिमुलेट करा देगा। हैप्पी हो तो हैप्पी वाले हार्मोन्स स्टिमुलेट करा दे, वो सारे नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चल
चलो ठीक है, देखो द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट इन कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। बोला जा रहा है न्यूरल सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, मतलब दो नेटवर्क तरीके से बना हुआ है कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, इसकी सारे प्रोसेस होंगे, जितनी कोऑर्डिनेशन होंगी, कोई भी एक एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे हमने पढ़ा कि जैसे कि आपको स्टिमुलेशन वाला जो जर्क मूवमेंट पढ़ते हैं कि आपको हाथ में किसी गैस पे हाथ डालते हो तो हाथ डालने के बाद उस पर से निकल जाए, तो कहते हैं हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे हम जर्क मूवमेंट का पढ़ते हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाला दिखाता है ना, कि जैसे कि आपका सबसे पहले क्या है कि आपका मान लो कि कोई बाई चांस क्या होता है, किसी भी गर्म हीटेड पोजीशन चीज़ पे हाथ लग जाती है, तो क्या हो जाती है, हाथ लगते तो आप झट से हटा लेते हो, तो उसके एक जो सेकंड नैनो सेकंड के बीच में जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बीच में कितने सारे स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स ही हमें ये पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम बताता है। ठीक है, वही स्टेप्स हम आगे देखेंगे। अब देखोगे द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स के थ्रू इसका क्या होता है, केमिकल इंटीग्रेशन, मतलब जैसे ये फिजिकली न्यूरल सिस्टम एक्टिविटी करी उसके अकॉर्डिंग उसका केमिकल कौन सा हार्मोन्स उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग स्टिमुलेट होंगे, रिलीज होंगे, उसका एक्टिविटीज़ करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ हार्मोन्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम, हार्मोन्स के न्यूरल सिस्टम के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल सिस्टम का मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे कैसे होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट होता है, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है अक्रॉस द साइनेप्स के अक्रॉस एक साइड में साइनेप्स का कंडक्शन कैसे होता है, एंड फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स, और कितने तरीके के फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स होते हैं, वो सारे के बारे में हमें से पढ़ना है। ठीक है, देखो अब है न्यूरल सिस्टम क्या है, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। जितने भी एनिमल्स हैं पूरे के पूरे मैमेलिया क्लास के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, कि जितने भी हैं सारे के सारे में न्यूरल सिस्टम एक हाईली स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स से बना होता है। ठीक है, विच डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। ये है जो डिटेक्ट करती है, पहचानती है, और रिसीव मतलब आती है उसके पास, और ट्रांसमिट भी करती है बहुत अलग अलग तरीके का स्टिमुलस। जैसा प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग स्टिमुलस डिटेक्ट भी करेगी, रिसीव भी करेगी, और ट्रांसमिट भी करेगी। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब जैसे जैसे अब स्टार्ट होएगी तो वैसे वैसे उसका फंक्शंस मतलब होते हैं एनिमल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जब आई तो इन्वर्टिब्रेट्स आई, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल बेसिक था, वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। उसके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रा में ये बना हुआ था क्या, एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन्स है उसी का एक पूरा नेटवर्क बना दिया हल्का सा, कि एक ही न्यूरॉन्स को लेकर क्वाइल कर दिया, अच्छा जैसे भी शेप बना दिया, क्वाइल नहीं है ऐसा, क्वाइल का नहीं, एक शेप बना दिया नेटवर्क, तो उसी को वो हाइड्रा में है। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। अब देखो ये क्या हाइड्रा है, हाइड्रा तो बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे हो गई। हाँ, उसके बाद आपका क्या बोला, इंसेक्ट बोला था। इंसेक्ट क्या होती है हमारी, ऑर्थोपोड्स। तो ऑर्थोपोड्स इन्वर्टिब्रेट है, लेकिन वो हाइड्रा से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लासिफाइड है और ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जैसे जैसे डेवलप होगी ऑर्गेनिज्म भी, एनिमल्स भी जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे उसका न्यूरल्स भी डेवलप करता है। और उसके बाद क्या भी थे, ब्रेन प्रेजेंट अलॉन्ग विथ न्यूरल नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। हाइड्रा में कुछ नहीं था, सिंपल था, लेकिन जैसे इंसेक्ट में आया, ऑर्थोपोड्स में आई, तो उसमें इंसेक्ट थोड़ा बेटर हुआ, जिसमें बेटर में क्या हुआ, एक ब्रेन जैसे बन गया, और वो जैसे कि नंबर ऑफ गैंग्लिया, बहुत सारे गैंग्लिया को एक साथ मिला के एक ब्रेन जैसा बनाया, और उसके बाद क्या है, उसके साथ न्यूरल टिश्यूज़ भी कुछ बनाए। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम। अब उसके बाद क्या हुआ, वर्टिब्रेट्स में आई तो उसमें और ज़्यादा हाईली डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम बन गया। ठीक है, चलिए अब है ह्यूमन न्यूरॉन्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले एनसीईआरटी देखो, चलो पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, फिर मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी। देखो ये क्या है ना, कि ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली है जिस चैप्टर में आपको थोड़ा इनसाइड आउटसाइड पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का ही मैं एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ ताकि एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए सारे चैप्टर में फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को ही लेके चल रहे हैं हम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है। इन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस, दूसरा है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम पीएनएस। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में है वो इंक्लूड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट इज़ द साइट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग। बोला जा रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, एक ब्रेन होती है हमारी, खोपड़ी का मतलब स्कल होता है, स्कल के अंदर जो होती है ब्रेन होती है, और उसी स्कल से नीचे से जाएगा, वो सारा हमें आगे पढ़ना है, तो उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड है। और उसके बाद क्या है ये, उसके बाद पीएनएस, अब उसके बाद पीएनएस कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं तो वो सारे नर्व्स किस में होती है, पीएनएस में होती है। ठीक है, द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस इज 2 टाइप। और पीएनएस में जो नर्व निकली वो नर्व 2 तरीके की होती है, एक एफरेंट फाइबर होती है, एक इफरेंट फाइबर होती है। अब नर्व है तो नर्व 2 तरीके की बनेंगी ना, कि एक तो ब्रेन से हमारे बॉडी में जाए, और फिर बॉडी से मैसेज रिसीव करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए कि भाई मेरा मतलब उंगली है जो क्या बोलते हैं
किसी गर्म चीज़ पे है तो मैं क्या करूँ, तो इसको ट्रांसफर तो करनी पड़ेगी ना। तो वहाँ से कि आपके उंगली से लेकर ब्रेन तक जाने के लिए एक जो नर्व्स है वो नर्व्स जो उसको हम बोलते हैं CNS एफरेंट, जो CNS तक पहुँचाती है। और फिर जब ब्रेन के पास पहुँची है, ब्रेन के पास बोलेगा नहीं अब मतलब बोलेगा जल्दी से हटाओ हाथ, तो ब्रेन बोलेगा हाथ हटाने के लिए तो क्या होगी, तो उसको हम बोलते हैं इफरेंट, मतलब फ्रॉम CNS से तो इफरेंट हो गया, समझ गया। चलिए, एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द CNS। एफरेंट नर्व फाइबर है, देखो वही लिखा हुआ है जो ये दोनों के बारे में डिटेल दिखा हुआ है। एफरेंट नर्व फाइबर क्या है, वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम टिश्यू से, ऑर्गन से टू CNS तक, ठीक है, एंड टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन, जो मतलब जहाँ पे जिस ऑर्गन से जैसे कि कंसर्न मतलब हुआ जिस ऑर्गन के बारे में यहाँ पे एक टॉपिक मुद्दा बात हो रही है, ठीक है। अब है PNS डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अब PNS को 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है, एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, है एक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। CNS में है एक सोमैटिक का मतलब क्या हो गया, जो स्केलेटन वाला वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक का मतलब हो गया जो विस्ट्रल ऑर्गन से रिलेटेड है, समझ गया। चलो अब देखो यहाँ तक देखो पहले, चलो देखो, आई होप आपको दिख रही होगी। देखो, कलेक्शन ऑफ नर्व इन CNS एंड PNS। CNS में जो कलेक्शन ऑफ की होती है तो किस चीज़ से बना होता है, पूरा का पूरा न्यूक्लियाई से बना होता है। PNS में गैंग्लिया का बना होता है, ठीक है। CNS है तो CNS का देखो उसको दो नर्व बना देगा, एक हो गया हमारा वॉलंटरी ऑर्गन की तरफ एक जाएगी, तो उसको हमने क्या बोला था, ये तो CNS से कनेक्ट हो रही है, और एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो वॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ जाती है और एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ जाती है। वॉलेंट्री ऑर्गन में कौन सी होगी आपको पता ही है, हमने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा है मसल्स बारे में, उसमें और स्केलेटन बारे में। वॉलेंट्री ऑर्गन मतलब स्केलेटन मसल, इनवॉलेंट्री मतलब हो गई ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, हार्ट वगैरह जो भी है, ठीक है। स्मूथ मसल्स, हाँ, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल, ये सब हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन, ठीक है। अब देखो ये वाली हमारी है PNS। PNS में हमने 2 बांटा कि 2 पार्टीशन बढ़ जाता है, एक बनता है हमारा SNS और दूसरा बनता है ANS। SNS का मतलब हमने क्या पढ़ा था, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और ANS का मतलब हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है तो इसमें जाएगी, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है तो इसमें जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब यही है, यहाँ तक मैंने बस बताने को बोला था। अब देखो सोमैटिक को भी 2 भाग में बांटा गया, तो वो भी NCERT में दिया है, तो पहले हम लोग NCERT करेंगे। देखो PNS नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट CNS टू बॉडी ऑर्गन। बोला जा रहा है क्या, PNS का बेसिकली क्या है, एक नेटवर्क है नर्व्स का, वो बेसिकली कनेक्ट करता है हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के साथ, क्योंकि ये बीच में क्या धागा का काम कर रहा है। धागा मीन्स ये हमारा ये थ्रेडिंग का काम कर रहा है। तो एक ऑर्गन है, हाँ, मान लो कि ये आपकी हो गई ऑर्गन, ब्रेन, आई होप दिख रही हो, हाँ, ये हो गई ब्रेन, और ये हो गई आपकी एक नॉर्मल सी कोई भी, और मतलब ये CNS हो गई, और ये हमारा कोई ऑर्गन मतलब हो गया जहाँ पे हमें जाना है। तो जिस ऑर्गन पे जाना है, बीच में ये जो लाइनिंग होगी, तो वो लाइनिंग हमारी हो गई PNS, इसी के थ्रू जाएंगे ना न्यूरॉन्स के थ्रू, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमने सोमैटिक और न्यूरल पर, आप देखो क्या लिखा है यहाँ से, देखिए ये हो गया ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो हमारा है, उस नर्व इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक, ये सब पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक में। तो क्या करो ना कि इसको यहाँ से वाली ये वाली पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लो, इसलिए मैं कर रही हूँ। देखो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है हमारी, वो फर्दर क्लासीफाई हुई सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, समझ गए। बेसिकली क्या है, देखो यहाँ से हम यहाँ तक मैं क्लियर कर देती हूँ पूरा। एक हमारा हुआ पूरा का पूरा ब्रेन का बात हो रहा है, ये पूरा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का बात हो रहा है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है CNS मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, अब दूसरा होती है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम मीन्स PNS। अब देखो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है वो बेसिकली हमारी होती है ब्रेन का हेड, समझ रहे हो। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का मतलब ब्रेन आएगी उसमें, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आएगा। इसमें कोई अभी न्यूरॉन्स की बात नहीं हो रही है, पहली बात। एक ब्रेन होगी, ब्रेन के अंदर जो होगा, और एक स्पाइनल कॉर्ड होगी। अब देखो, अब उस दोनों के सिवा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या होती है, जो बचा हुआ पार्ट मतलब ब्रेन का जो, और जितने भी नर्व्स होंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, वो सारे के सारे आप किस में आ जाएंगे, वो सारे हमारे आ जाएंगे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में। वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा सेंट्रल में आ गया, लेकिन उस दोनों से रिलेटेड, उस दोनों का जो धागा होएगा, थ्रेड होगी, न्यूरॉन्स होंगे, वो न्यूरॉन्स हमारा आ जाएगा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में। यहाँ तक समझ आ गया। अब उस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का देखो, इसका जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में जो 2 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं, एक होती है एफरेंट फाइबर्स, देखो फाइबर्स लिखा हुआ है इसलिए मैंने धागा बोला था। एक एफरेंट फाइबर्स होती है, दूसरा इफरेंट फाइबर होती है। एफरेंट फाइबर क्या होती है, एफरेंट फाइबर होती है जो आपके ऑर्गन से, जो ऑर्गन है, मान लो अफेक्टेड ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाता है, तो उस वाले रूट को, उस वाले फाइबर को हम बोलते हैं एफरेंट फाइबर, समझ गए। और जो वहाँ पे जाने के बाद सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पास जाने के बाद, वहाँ से जो मैसेज रिसीव करेगी, मैसेज को लेके बॉडी तक, उस ऑर्गन तक लेके आने का काम हमारा इफरेंट न्यूरल सिस्टम, इफरेंट फाइबर करता है,
समझ गए। अब देखो ये दोनों वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, उसको दो तरीके से बांटा गया है। एक बांटा गया है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम उसको बोलते हैं जो हमारा बेसिकली स्केलेटन मतलब वॉलेंट्री ऑर्गन पे काम करता है। जो वॉलेंट्री ऑर्गन पे काम करता है उसको हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। यहाँ तक समझ आ गया। लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले करते हैं इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल मतलब वॉलेंट्री मसल्स ऑर्गन। वाइल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस से टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक लेके जाता है। ये दोनों समझ आइए। एंड स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री ऑर्गन लिखा हुआ है उसमें स्मूथ मसल भी दिया हुआ है। अब है फिर से इस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, ये जो हमारा इनवॉलेंट्री वाला जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है हमारा एक सिंपैथेटिक में और एक पैरासिम्पैथेटिक में, उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो विसरल ऑर्गन सिस्टम। विसरल ऑर्गन सिस्टम है इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है डेट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स जो हमारा है ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरल एंड फ्रॉम विसरल नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल। जो हमने पढ़ा था विसरल न्यूरल सिस्टम, तो विसरल न्यूरल सिस्टम का नर्वस सिस्टम का एक वो है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, वो कंप्राइज करता है। इसमें इसका एक अलग तरीके से ही चैनल है, इसमें पूरा का पूरा अपना ही एक नर्व्स भी है, उसमें फाइबर्स भी है, गैंग्लिया भी है, प्लेक्सेस भी है, मतलब एक तरीके से ये अपना ही अलग है, पूरा सब सिस्टम साथ में लेके चल रहा है। इसको दूसरे पर भरोसा नहीं है, ये सारा कुछ खुद रख लिया है कि भाई अगर वो सोचता है, ये सोचता है ना कि हम सब कुछ अपना एक्स्ट्रा में हम अपना ही बना के चलेंगे। जैसे कि पूरा का पूरा कि जैसे कश्मीरी है तो कश्मीर हमारा पूरे इंडिया में है, लेकिन उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज़ अपना है ना, तो वैसा ही है, ये पूरा अपना खुद का बना के चल रहा है। समझ रहे हो। इसमें अपना नर्व्स भी है, फाइबर्स भी है, गैंग्लिया भी है, प्लेक्सेस भी है, सारा जो जितना भी है वो इम्पल्स को ट्रांसफर करेगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन में, और फिर विसरल ऑर्गन से जो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल में कब करेगा, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कोई मैसेज देगा कि भाई पहले होएगी विसरल ऑर्गन है, कोई विसरल ऑर्गन है। विसरल ऑर्गन का मतलब इनवॉलेंट्री ऑर्गन ही होता है। विसरल का मतलब होता है जो इंटरनल पार्ट। तो विसरल ऑर्गन में जो कोई फंक्शन होगा, कोई जैसे कि उसकी पेरिस्टालिस मूवमेंट हो गई या उसका स्मूथनेस कराना है जो भी है, या फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उस सब में कोई होगी तो वो बोलेगा नहीं मुझे पेरिस्टालिस मूवमेंट करानी है, तो ये जाके बोलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि भाई मुझे पेरिस्टालिस मूवमेंट करानी है। तो इसके यहाँ से जाने के लिए एफरेंट फाइबर इसका खुद का होगा, ये एफरेंट फाइबर यहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाएगा। और फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद क्या होगी, इफरेंट फाइबर है जो वापस से विसरल ऑर्गन में मैसेज लेके जाएगा, हाँ भाई कर ले, हम तुम्हारा हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। सो दैट्स इट। यहाँ तक समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप कि आपको सारे अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गई। मैंने एक एक वर्ड क्लियर कर दिया है, काफ़ी टाइम लेके क्लियर किया, इसलिए ताकि एनसीईआरटी ना एक एक लाइन समझ आ जाएगी तो सभी बहुत अच्छा हो जाता है। चलो आगे बढ़े। चलिए देखो यहीं पे है, ये जो हमने लिखा था यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। उसके बाद सिंपैथेटिक है नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक होती है इमरजेंसी में यूज होती है, ठीक है, जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो इसमें ये हाइपर हो जाएगा, और ये है जो नॉर्मली भी स्टिमुलेट होती है। समझ गए। चलिए अब है ये सीएनएस। अब ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने कि सीएनएस से देखो, सीएनएस है, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन में जाएगी, तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ कौन सा ऑर्गन नर्वस सिस्टम जाता है, पीएनएस का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस से इनवॉलेंट्री की तरफ जा रहा है, ठीक है, सीएनएस से इनवॉलेंट्री की तरफ जा रहा है, और इसके बाद और ये तो सबसे पहले है देखो, चलो समझ गए। देखो यहाँ पे थे ये, यही है सिंपल सा है कि ये वाला इनवॉलेंट्री ऑर्गन है तो एएनएस यूज हुई। अब एएनएस में है तो सबसे पहले क्या हुई कि हमारा टिश्यू से ऑर्गन में कोई मैसेज गया, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन हो या टिश्यू हो, यहाँ से एक मैसेज गई सीएनएस में एफरेंट फाइबर के थ्रू, और ये इसको हम सेंसरी भी बोलते हैं। अब फिर यहाँ पे कोई प्रोसेस हुआ कि हाँ स्टिमुलेट करना है, फिर वहाँ से ये इफरेंट फाइबर है जो मोटर, तो ये वापस से सीएनएस से मैसेज लेके इनवॉलेंट्री ऑर्गन में है। सेम इसके साथ होएगी कि यहाँ पे वॉलेंट्री ऑर्गन है तो एसएनएस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम आएगी, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है तो वॉलेंट्री ऑर्गन है, तो वॉलेंट्री ऑर्गन से कोई मैसेज है तो वो सीएनएस में जाएगी, सीएनएस से फिर सीएनएस मैसेज ट्रांसफर करेगा वॉलेंट्री ऑर्गन के पास। यही था बस, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स एज, ये है जो हमारा दिया हुआ है, न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। समझ गए। चलो ठीक है। अब हमें पढ़ना है न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होता है वो पढ़ना है, वो होता है हमारा न्यूरॉन्स, ठीक है। हाँ, ए न्यूरॉन्स इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कंपोज्ड होता है 3 मेजर पार्ट। एक न्यूरॉन्स का 3 मेजर पार्ट होता है। वो पार्ट कौन सा होता है, एक होती है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। ये 3 पार्ट है जो मेन पार्ट है, ठीक है। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रेन्यूल्स
ग्रेनुलर बॉडी इज कॉल्ड निजल ग्रेन्यूल। ठीक है, क्या होता है, सेल बॉडी होती है जो 3 पार्ट पर हमने, एक पढ़ा सेल बॉडी, दूसरा पढ़ा डेंड्राइट्स और तीसरा पढ़ा एक्सोन। जिसमें सेल बॉडी वो कंटेन करता है साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी जो है वो साइटोप्लाज्म कंटेन करती है, उसमें जितने भी सारे के सारे सेल बॉडी मीन्स नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक वो जो बॉडी होती है सेल की वो, तो उसमें जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे सेल की, क्या होती है उसकी, न्यूरॉन्स की जितने भी ऑर्गेनेली होंगी वो सारे के सारे ये सेल बॉडी में होता है। और उसके बाद उसमें एक सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज़ होती है, उस ग्रेनुलर बॉडीज़ को हम निजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, short fiber which branch repeatedly and project out of the cell body also एक मिनट देखिए, ऑल्सो कंटेन्स वो कंटेन करता है निजल ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। बोला जा रहा है देखो ये हमारी सेल बॉडी हुई, दिख रही है आपको, हाँ ये हमारी सेल बॉडी हुई, और ये सेल बॉडी के बाद ये जो है पोर्शन जो एक आपको निजल ग्रैन्यूल्स का दिखा रहा है कि इसमें भी देखो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, वो छोटे छोटे डॉट्स हमारे निजल ग्रैन्यूल है। तो ये निजल ग्रैन्यूल बने हुए हैं, यही निजल ग्रैन्यूल, और उस सारे के सारे को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। और यही है कि जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया ना, तो यहाँ पे दोबारा से ये देखो, ये जब मैं पहले इसको मैं समझा दूँ, ये एक्सोन टर्मिनल है, तो यहाँ से एक और ऊपर से एक ये हो जाता है नर्व्स जो होती है, नर्व हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, कितना भी ये भी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा, ये भी कैप्चर करेगा, ये भी डेंड्राइट्स कैप्चर करेगी, ये भी डेंड्राइट्स कैप्चर करेंगे, ये भी, लेकिन सारे कैप्चर करके फिर सेल बॉडी में आएगी। सेल बॉडी के बाद ये इस वाल से डेंड्राइट्स जो एक्सोन के ये है पूरा का पूरा एक्सोन हिलॉक, ये एक्सोन इसी के थ्रू होते होते ये एक्सोन टर्मिनल तक आएगा, समझ रहे हो। तो ये हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये वाला कन्फ्यूज़ मत करना, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ये वाली क्या बोलते हैं आपको, यहाँ से डेंड्रॉन से इन्फॉर्मेशन आने के बाद ये सेल बॉडी में आएगी, सेल बॉडी के बाद होते होते एक्सोन के साथ होते होते ये एक्सोन टर्मिनल तक आएगा और एक्सोन साइनेप्टिक नोब तक आएगा। ये समझ गया। तो वही बोला जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो ट्रांसमिट होता है इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन गैदर करी, मतलब डेंड्राइट्स है जो इन्फॉर्मेशन लेके आया दूसरे न्यूरॉन्स से, और दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सोन टर्मिनल से, फिर वो एक्सोन टर्मिनल डेंड्राइट उसको सेल बॉडी में लाया, सेल बॉडी से एक्सोन में आई, एक्सोन में आने के बाद ये एक्सोन टर्मिनल और फिर साइनेप्टिक नोड में, समझ गए। तो समझ रहे हो ये यूनिडायरेक्शनल है। द एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर, एक्सोन जो होती है हमारी लंबी सी फाइबर होती है, एंड द डिस्टल इंड ऑफ विच इज ब्रांच। अब बोला जा रहा है कि डिस्टल इंड जिसका एक्सोन का नीचे वाला जो इंड है वो ब्रांच्ड होती है। ईच ब्रांच टर्मिनल, यही ब्रांच जो टर्मिनल होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोड। यही बोला जा रहा है आपको। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल समझ आता है ना। डिस्टल का मतलब होता है नीचे वाला पोर्शन और टर्मिनल का मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन। तो बोला जा रहा है कि ये एक्सोन है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर में तो सेल बॉडी से कनेक्टेड है, और ये एक्सोन है जो नीचे वाले से एक यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रांच है। देखो यहाँ से ब्रांच बन रही है, और यही जो एक्सोन टर्मिनल है ये क्या बोलते हैं वो ब्रांच है। यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। बल्ब का मतलब फ्यूज, नॉर्मल बल्ब के जैसे गोला बल्ब बना देता है शेप। तो वही गोला जो आपका शेप बनाया हो तो उसी को हम साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। ये वाला याद रखो कि उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। और ये साइनेप्टिक नोब है ये पॉजेस करता है साइनेप्टिक वेसाइकल, और इसी साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसाइकल्स होती हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए मैं ये आप मार्कर लेके बैठो, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, साइनेप्टिक नोब, ये साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसाइकल्स होती है। जो वेसाइकल क्या होती है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। देखो लिखा भी हुआ है कि वो कंटेन करता है केमिकल, वो केमिकल बोलते हैं, वो होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एंड द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल। अब बोला जा रहा है कैसे, देखो यूनिडायरेक्शनल है तभी तो ये एक्सोन है जो सेल से दूर, नॉर्मल दोबारा हमारा सेल बॉडी से दूर ये हमारा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करके लेके जाता है टू ए साइनेप्स और टू ए न्यूरोट्रांसमस्कुलर जंक्शन। बोला जा रहा है एक साइनेप्स की तरफ या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ। न्यूरो का मतलब क्या हुआ, न्यूरॉन्स। मस्कुलर का मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स, इसके नीचे तो कोई मसल्स ही होंगी ना, तभी तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दोनों के बीच में एक साइनेप्स बनेगा, और दोनों के बीच में साइनेप्स बन जाएगा और इसका इन्फॉर्मेशन इसमें वापस चला जाएगा। तो ये हो गई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कहने का मतलब ये हमारी न्यूरॉन्स हो गई और इसके नीचे एक मसल्स है, समझ गया। तो ये ही बोला जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारा लेके जाता है कहाँ, या फिर साइनेप्स में। वही साइनेप्स बोलता है कि एक जंक्शन बनाता है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही साइनेप्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है कि या फिर उसको आप साइनेप्स बोलो या फिर आप उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलो, दोनों सेम ही होंगे, समझ गए। टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। देखो क्या लिखा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स एंड एक्सोन के नंबर के आधार पे, मतलब कितने उस न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स है और कितने एक्सोन है उसके बेसिस पे हमें न्यूरॉन्स को हमने बहुत सारे पार्ट में बांटे हुए हैं। देखो बेसिकली दिया हुआ है इसमें 3, समझ रहे हैं, इसमें हमें ज़्यादा नहीं दिया है, इसमें हमें बेसिकली दिया हुआ है 3 पार्ट, समझ गए। चलिए देखो अब ये है वो हमने उसका क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे कितने टाइप्स होते हैं। उससे पहले आप न्यूरॉन्स की कुछ स्ट्रक्चर्स देख लो क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो
न्यूरॉन्स और नर्व सेल दोनों एक ही को बोलते हैं। न्यूरॉन्स में क्या क्या होता है, एक साइटोन, साइटोन भी बोलते हैं मतलब सेल बॉडी, हमने पढ़ा अभी। उसको पेरिक्रियन भी बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है बाहर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर वाले जो पोर्शन होंगे उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म सेल बॉडी, साइटोन और सेल बॉडी, ठीक है। दूसरा होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हो गया ब्रांचेस। नॉर्मली प्रोसेस का मतलब होता है इस सब चीज़ में ब्रांचेस की प्रोसेस हो गई दो तरीके की, मतलब इससे जुड़ा हुआ प्रोसेस। जैसे अगर आप नॉर्मल अपना बॉडी ले लो तो नॉर्मल स्केलेटन को लेंगे कि हमारा हेड हो गया या स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके साथ हमारी प्रोसेस लगी हुई है, उसको हैंड ले सकते हो, लेग ले सकते हो, एक्सेट्रा, उसको प्रोसेस बोलते हैं। निकला हुआ पोर्शन, ठीक है। जैसे कि पेड़ की ब्रांचेस पोर्शन क्या हो गई, उनकी प्रोसेस हो गई, समझ गया प्रोसेस का मतलब। हाँ, तो वैसे ही दो है यहाँ पे प्रोसेस, दो तरीके का होते हैं, एक ब्रांच्ड होती है, एक अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच और अनब्रांच का मतलब समझ रहे हो। ये मैंने ब्रांच बोला आपको कि जैसे हाथ हमारी हो गई, या फिर पेड़ के एग्जांपल में लिया कि पेड़ ट्रीज, तो ट्रीज की जो ब्रांचेस, टहनियाँ, ये ब्रांचेस बोल रही हूँ मैं, ठीक है, टहनियाँ। लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस का मतलब वो एक से निकला हुआ दूसरा। हमने अभी देखो, अभी मैंने बताया, यहीं पे देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये आपका एक डेंड्राइट्स है, इसी से दूसरी डेंड्राइट्स निकली हुई, इसी से दूसरी निकली थी, ये ब्रांच हुई। जैसे पेड़ की टहनियाँ होती है ना, कि एक पेड़ की टहनी से दूसरे निकल जाते हैं, तीसरे निकल जाते हैं, तो ये हो गई ब्रांच। और लेकिन मैंने वो ब्रांच मतलब टहनियाँ का एग्जाम्पल दिया था। अब इसमें दो तरीके की होती है, एक ब्रांच्ड, ब्रांच्ड का मतलब एक से दूसरे तो डेंड्राइट्स होती हैं वो, और अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड मतलब होती है क्या, हमारा एक्सोन एक ही होता है, एक ही होता है, जो हमारा साइटोन से लेकर नॉर्मल नीचे तक एक्सोन टर्मिनल तक आता है, समझ गए। चलिए, यही होता है दो। ये इसमें देखो लिखा भी, मैंने लिख भी दिया। डेंड्रोन्स का मतलब हुआ वो जो होती हैं वो ऐसे जैसे मैंने बनाए थे, ये 7 से 8 तक हो सकती हैं, इसका वेरिएबल है ये, ठीक है। डेंड्रोन्स है जो इसी बेसिस पे, डेंड्रोन्स के बेसिस पे ही आगे हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के होते हैं। सब में एक्सोन तो सेम ही होंगी, एक्सोन एक ही होएगा, जितने भी हम टाइप पढ़ेंगे अभी, तो उसमें एक्सोन सिंबल होएगा, लेकिन उसमें डेंड्राइट्स कितने होंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो डेंड्राइट्स हो गई हमारी, तो डेंड्राइट्स हो गए। अब नीजल ग्रैन्यूल्स, अब इसमें देखो पहला, अभी ये स्ट्रक्चर देख लो न्यूरॉन्स का, पहला है ये डेंड्राइट्स, समझ गए। अब ये अंदर जो पोर्शन रेड वाली दिख रही है, मैंने रेड कर दी, कलरफुल बना दिया, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और थोड़ा ज़्यादा समझ आए। ये हो गई हमारी नीजल ग्रैन्यूल्स, और इसके अंदर ये सेल बॉडी, ये हमारी न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। और ये देखो एक्सॉन हिलॉक, ये वाली पोर्शन, ये बीच वाली पोर्शन जो आपको काली सी दिख रही है, ये हमारी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और इसके बाद ये देखो, ये क्या है, एक्सॉन हिलॉक, ये वाली पोर्शन एक्सोन, ये एक्सोन है जो लंबी सी चल रही है। एक्सोन के चारों तरफ जो माइलिन शीट लगी होती है, ये जो जहाँ पे ये दोनों के बीच में देख लो कहीं कहीं आपको गैप दिख रहा होगा, ये वाली पोर्शन, ये, तो इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, समझ गए, रैनवियर का नोड, ठीक है। रणवीर मत बोल देना, मेरे से हो जाता था रणवीर, इट्स नॉट रणवीर, इट्स रैनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर। अब उसके बाद उसके ऊपर से एक न्यूरीलेमा, माइलिन शीट बना के रखती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा होता है उसके क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड एरिया होता है बिटवीन टू माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच में, सॉरी, ये नोड ऑफ रैनवियर है जो दो माइलिन शीट के बीच में, इस दोनों शीट के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, समझ गए। हाँ, ये है हमारी ऊपर से कोटेड स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा जो होती है कवरिंग ऑफ स्वान सेल, स्वान सेल के ऊपर भी एक कवरिंग होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरीलेमा, ठीक है। जो न्यूरीलेमा है जो प्रेजेंट होती है हमारी पीएनएस में प्रेजेंट होती है, बट सीएनएस में प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होगी, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होगी, समझ गया। एक्सोलेमा, एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा, ये भी याद रख लो। साइनेप्टिक नोब है जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसके अंदर कवर मतलब होएगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कमरा होगी एक तरीके से, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, चलो। देखो, अब ये माइलिन शीट है, दो तरीके का होता है, इंसुलेटेड, एक होते हैं इन सीएनएस, सीएनएस में होता है बाय क्या, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट। जो माइलिन शीट होती हैं वो होती हैं जब सीएनएस में होंगी तो उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बनी होती है, और पीएनएस में स्वान सेल। अभी हमने पढ़ा कि स्वान सेल से जो कवर्ड होती है तो वो होती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो नहीं होता है, अभी पढ़ा। तो ये है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, अगर वो कवर्ड होती है ऊपर से तो उसको हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं, ये वाला याद रख लेंगे, ठीक है। चलो, ये रख लो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पीएनएस में क्या हो जाएगी हमारी स्वान सेल, ठीक है। अब देखो नीजल ग्रैन्यूल्स, अभी हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोन के अंदर नीजल ग्रैन्यूल्स होती है। तो नीजल ग्रैन्यूल्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो होती है प्रोटीन का राइबोसोमल सिंथेसिस होता है राइबोसोम के अंदर, या फिर देखो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारी जितनी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वैसे ही ये न्यूजल ग्रैन्यूल्स है, जहाँ पे हमारा बेसिकली न्यूजल ग्रैन्यूल्स का काम कौन कौन सा है, ये वाला काम याद रख लो आप, कि ये क्या करता है, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, ठीक है। ये साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। न्यूरल ग्रैन्यूल किस किस चीज़ के मिलने से बना हुआ है, देख लो, राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अभी मैंने बताया कि जैसे नॉर्मल सेल में साइटोन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, तो वैसा ही है, ये बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लस राइबोसोम का, ये हमारी होती है राइबोसोम, ये नीचे का पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये दोनों को मिलकर बनाया हो तो ऑब्वियसली प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कराएगी, समझ गए।
ये प्रेजेंट होता है इन डेंड्रो, ये कहाँ कहाँ नेजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक तो डेंड्राइट्स वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है और एक साइटोन वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे कि मान लो कि ऐसा दिया रहेगा कि नेजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन, और ऑप्शन में 4 दिए होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको एक्सोन दे दिया किसी में, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि इनकरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आपको पता है एक्सोन में तो होता नहीं है, हाँ, तो वैसे ही डेंड्रॉन्स और साइटोन्स इस दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एब्सेंट होता है एक्सोन हिलॉक और एक्सोन में, जैसे अभी मैंने बताया। अब देखो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन का डायरेक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होती है। ये क्या होती है, मैंने बोला कि ये यूनी डायरेक्शनल होती है। एक्सोन न्यूरोट्रांसमीटर है और डेंड्रॉन्स क्या रिसेप्टर है, कि एक्सोन से क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर निकलती है और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होती है डेंड्राइट्स कैप्चर करती है, ठीक है। देखो कैसे बताऊँ, इमेजिन कर लो ये हमारा एक्सोन हिलॉक है और ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक है। ये हाथ से समझ आ जाएगा आपको, यहाँ दिख नहीं रहा है कैमरा में इसलिए। देखो ये हमारी एक्सोन हो गई, ठीक है, जो मेरे फिंगर्स है ये हमारी डेंड्रॉन्स हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं। ये हमारी साइटोन हो गई और ये हमारे क्या हो गए एक्सोन, ठीक है, ये हमारी एक्सोन हो गई। और एक इमेजिन कर लो यहाँ तक, यहाँ वाले पोर्शन तक, यहाँ से टर्मिनल ये ऐसे, यहाँ से टर्न नोट्स, यहाँ पे नोट्स लगी होंगी, ठीक है, यही का इसी पोर्शन में ब्रांच बन जाएगी थोड़ी सी और नोट्स लगी होंगी, ठीक है, समझे। यहाँ से यहाँ पे है जो, तो फिर मैं यहाँ तक का दिखा रही हूँ कि आपको यहाँ तक का दिखा रही हूँ, तो यहाँ से ऊपर यहाँ पे भी कुछ लगी होंगी, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी ये इमेजिन कर लीजिए कि ये आपकी है ऐसे, ये आपका एक्सोन का नोड है, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल है ये, सर है साइनेप्टिक नोड जो बना, साइनेप्टिक नोड है वो फर्स्ट मतलब दूसरे वाले न्यूरॉन्स का, समझ रहे। तो वहाँ से जो नर्व्स ट्रांसमिट होंगी, वहाँ की न्यूरो ट्रांसमीटर निकलेगी, तो ये बीच में दोनों जुड़ा नहीं होता है एक दूसरे से, बीच में स्पेस होती है, तो इस स्पेस में आएंगी, फिर इसमें से मेरा डेंड्रॉन्स उसको अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो, ये डेंड्रॉन्स इसमें लेगा, फिर ये डेंड्रॉन्स के थ्रू होते हुए ये अंदर यहाँ पे आएगा, हमारे इसको बोलते हैं क्या साइटोन में, और साइटोन से फिर एक्सोन टर्मिनल से फिर ये तीसरे वाले न्यूरॉन्स में जाएगा, समझ आ गया। चलिए वेरी गुड, अब क्लियर हो गई होगी। देखो वैसे ही एक सेम एज इट इज़ इसमें एक करके बना के दिखाया हुआ है, देखिए कि एक है यहाँ पे देखो डेंड्रॉन्स, एक किसी की डेंड्रॉन्स है, डेंड्रॉन्स यहाँ से देख लो, यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा, ये यहाँ से लेकर एंड देन हाँ एक साइकिल ले सकते हो आप, यहाँ तक देख लो, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आई है, किस ये इसका एक्सोन था, एक्सोन से आई ये है साइनेप्टिक नोड, ये साइनेप्टिक नोड दिख रही है आपको, यह साइनेप्टिक नोड है और ये सेकंड वाले का एक्सोन है। दोनों के बीच में मैंने ये बोला कि यार इसमें स्पेस दिख रहा है आपको, आई होप ये स्पेस दिख रही होगी, ये स्पेस है इस दोनों के बीच में काफ़ी। अब यहाँ से हमारी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगी, इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं डेंड्रॉन्स के पास, ये डेंड्रॉन्स के पास रिसेप्टर है और ये इसका जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है इसके अकॉर्डिंग, इसके रिसेप्टर के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा, मीन्स ये रिसेप्टर से अट्रैक्टिव होगा, लायक होगा, तो क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगी, अपने न्यूरॉन्स को ले लेगा न्यूरोट्रांसमीटर को, और फिर ये पूरा कैरेक्टर शो करेगा, फिर ये पास करेगा ऐसे एंड देन और फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट चलता जाएगा, ये समझ रहे हो। हाँ, तो इसका साइकिल है डेंड्रॉन्स प्लस साइटोन, डेंड्रॉन से साइटोन में गई, साइटोन से एक्सोन में गई, एक्सोन से न्यूरोट्रांसमीटर वापस फिर से आगे बढ़ जाएगी, समझ गए, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, चलो समझ गए। हाँ, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी थी हमने देखा कि एक्सोन से न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाएगी डेंड्रॉन्स में, फिर डेंड्रॉन से एक्सोन में, और ये साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, समझ आ गया। चलो माइलिन सीथ है तो CNS एंड PNS, CNS है जो मोस्टली न्यूरॉन्स आर माइलिनेटेड, इस पर बहुत सारे न्यूरॉन्स है जो माइलिनेटेड होते हैं, और PNS में होता है, इसमें क्या बोलते हैं, देखो CNS का कहने का मतलब इसमें जितने भी होंगे वो ज़्यादा बेसिकली माइलिनेटेड होते हैं, बट PNS में क्या होता है ये माइलिनेटेड भी होते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं। माइलिनेटेड कब होते हैं, नॉन माइलिनेटेड कब होते हैं, ये देखते हैं। देखो माइलिनेटेड होगी जब स्वान सेल प्रेजेंट होगी उसमें, और उसके बाद क्या है ये डिसकंटिन्यूअस होता है माइलिनेटेड वाला, देख रहे हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने रेड वाला जो पोर्शन बनाया हुआ है वो, तो ये है ऐसे कि वो रेड वाला जो दिख रहा है वो आपका स्वान सेल है, तो ये हर जगह नहीं है, बीच में आपको गैप दिख रही होगी, फिर है बनी हुई, फिर बीच में गैप, फिर है, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है तो वो इस वाले में आप देखो ये कैसी होगी, जब बीच में नहीं है तो कैसे प्रोसेस इसमें मतलब न्यूरॉन्स का ट्रांसमिट होएगा, तो न्यूरॉन्स का ट्रांसमिट होता है इसमें तो जंपिंग प्रोसेस से, ठीक है, देख रहे हो, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होंगी यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से जंप करके सेंटर में आएगी, फिर यहाँ से जंप करके ऐसे आएगी, तो जंप करती है मीन्स ये स्टेप एक बार मतलब जो क्या बोलते हैं जंप करते जाते हैं, तो जंप करने पर क्या होगा इसका स्पीड फास्ट हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी जा पाएगी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। और ऐसे ही ये जंपिंग करेगी तो स्पीड इसकी फास्ट हो जाएगी। और इसमें क्या है, इसमें जो आपका ऊपर से स्वान सेल है, इसमें ये माइलिनेटेड नहीं है, ये वाली स्वान सेल है, लेकिन इसमें माइलिन सीथ नहीं है, तो माइलिन सीथ नहीं है तो क्या है ये बेसिकली क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस जाएगी, तो जो भी है कि कंटिन्यूस पाथवे से जाएगा तो इसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, ठीक है।
समझ गया। चलिए अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कितने तरीके के होते हैं वो मैंने बताया कि वो डेंड्राइट्स के बेसिस पे ये न्यूरॉन्स के टाइप्स बताया जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टाइप्स है, चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फिर ये पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी का सबसे पहले ये पढ़ते हैं जो हमने माइलिन शीथ वाली पढ़ी है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन। एक्सोन 2 तरीके का होता है, नेमली माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वेलप्ड विद स्वान सेल। लिखा हुआ है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर है जो स्वान सेल से ऊपर, उसके ऊपर स्वान सेल कवर होती है। अभी मैंने इसमें भी बताया, देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाला जो आपका कलर दिख रहा है वो ब्लू वाला हमारा माइलिनेटेड है, ठीक है। और ये ऊपर से जो आपको रेड दिख रही है ये स्वान सेल है। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होती हैं वो इन्वेलप्ड होती हैं विद स्वान सेल्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर के ऊपर स्वान सेल बनी होती है। विच फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन, जो माइलिन शीथ बनाता है एक्सोन के चारों तरफ, ठीक है। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ, 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होती है उसको हम नोड ऑफ रैनबियर बोलते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है 2 माइलिन शीथ के बीच में गैप जो दिख रही है आपको ये, तो जो जंपिंग प्रोसेस के बीच में दिख रही है तो ये वाली है वो हमारा रोड ऑफ रैनबियर है, समझ गया। अब देखो क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होती है वो प्रेजेंट होती है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, बेसिकली सीएनएस में प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। कहा गया सीएनएस में बेसिकली प्रेजेंट होती है। और नॉन माइलिनेटेड होती है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होती है, वो इनक्लोज्ड होते हैं बाय स्वान सेल, स्वान सेल के द्वारा इनक्लोज होता है। डेट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, इनक्लोज्ड होते हैं लेकिन माइलिन शीथ ऊपर से नहीं बनाता, ये याद रखिएगा। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर हो, इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल, स्वान सेल के द्वारा इनक्लोज होता है लेकिन माइलिन शीथ नहीं बनाता है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे स्वान सेल दिया है कि स्वान सेल से इनक्लोज्ड होते हैं लेकिन ये क्या होता है माइलिन शीथ, ब्लू वाला माइलिन शीथ आपको दिख रहा है नहीं बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली पोर्शन है आपकी ये क्या है आपका माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिनेटेड शीथ भी लिख लो या फाइबर लिख लो, वही है, समझ गए। चलिए समझ गए यही है, लेकिन ये इस वाले में ब्लू कलर का आपको नहीं दिखाया है, देख रहे हो। ये नॉन माइलिनेटेड में अनमाइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो इस वाले में आपको माइलिन शीथ नहीं दिख रही है, देख रहे हो। हाँ चलो तो ये बोल रहा है कि ये इनक्लोज तो होंगी स्वान सेल से, स्वान सेल रेड वाला जो दिखाया मैंने वो स्वान सेल था लेकिन इसमें माइलिन शीथ नहीं बनाती हैं। और उसके बाद दे आर कॉमनली फाउंड इन, और ये बेसिकली किस में पाया जाता है नॉन माइलिनेटेड में, ये सॉरी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर किस में पाया जाता है हमारा पीएनएस में। पीएनएस मतलब क्या हो गया हमारा ऑटोनोमस या फिर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, समझ गया, ये क्लियर हो गया। चलो अब हमें पढ़ना है कि कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन, एक्सोन के नंबर पे और डेंड्राइट्स के नंबर पे ये न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है मल्टीपोलर, दूसरा है बाईपोलर, तीसरा यूनिपोलर, ठीक है। 3 दिया हुआ है लेकिन एक है हमें पढ़ना है ए पोलर से लेकर, ठीक है। तो हमें एक पोलर से लेकर पढ़ लो, इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन एक ए पोलर भी होता है, देखिए आई होप आपको दिख रही होंगी। हाँ चलो दिख रहा है, देखो ए पोलर, ए पोलर में क्या होता है, इसमें ए आपका डेंड्रॉन्स क्या बोलते हैं नहीं होता है, डेंड्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होंगी बिल्कुल, और एक बस एक्सोन होता है, ठीक है। ए पोलर, ए मतलब क्या हुआ कि एक बस स्टिक जैसे होगी जैसे डेंड्रॉन्स के नीचे वाली पोर्शन, और उसके बाद उसमें एक्सोन एक सी होगी और डेंड्रॉन एब्सेंट होता है, तो वो होती है हाइड्रा में। बस इसका एक डेंड्रॉन्स ये याद कर लो, उतना नहीं पूछता है, बस पोलर टाइप पूछता है, और टाइप में भी एग्जाम्पल पूछता है। आपसे ये भी नहीं पूछा आज तक कि हाँ कि ए पोलर में कितने डेंड्रॉन्स होते हैं या फिर कितने एक्सोन्स होते हैं, बस एग्जाम्पल पूछता है। तो ए पोलर का एग्जाम्पल है हाइड्रा। दूसरा हमारे पास है यूनिपोलर, ठीक है। हाँ देखो तो यूनिपोलर क्या है यहाँ पे देख लीजिए, देखो यूनिपोलर है, इसमें क्या है, ये एक नॉर्मल सा न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी और एक एक्सोन, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो प्रेजेंट किस में होता है, एक अर्ली एम्ब्रियो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यूनिपोलर सेल बॉडी विथ 1 एक्सोन, एक सेल बॉडी है और एक एक्सोन उसमें प्रेजेंट होता है ओनली, तो ही लिखा हुआ है। एन का मतलब क्या था, ये तो सेल बॉडी है, सेल के अंदर एन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एक सेल बॉडी है, सेल के बॉडी के साथ एक एक्सोन है, तो ये हमारा होगा यूनिपोलर, एक पोलर वाली बस। और ये एक एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल पूछता है तो एग्जाम्पल लिख लेंगे अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब दूसरा है आपका बाईपोलर, यूनिपोलर के बाद हम बाईपोलर, देखो इसमें उल्टा लिखा, मल्टीपोलर पहले दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन ऐसे याद करो ना, ए के बाद यूनी के बाद बाई के बाद मल्टी, तो ऐसे मैं पढ़ा रही हूँ उल्टा। तो बाईपोलर है विथ 1 एक्सोन, इसमें एक एक्सोन है और एक डेंड्राइट्स है फाउंड इन द रेटिना, और ये एक एक्सोन एक डेंड्राइट्स होंगी और न्यूक्लियस तो दोनों में मतलब सेल बॉडी तो होंगी, तो सेल बॉडी नॉर्मल सा होगा, देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक एक्सोन है, देखिए एक नॉर्मल सा डेंड्राइट्स है ये वाली, यहाँ से ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाद एक एक्सोन है, ठीक है, समझ गए। ये प्रेजेंट किस में होता है, इसका एग्जांपल है रेटिना ऑफ द आई, आई की रेटिना में प्रेजेंट होता है। बाईपोलर हम अभी पढ़े हैं ना, मतलब आइज माले में पढ़ोगे कि हमारे एक फोटो रिसेप्टर होता है, उसमें एक बाईपोलर भी होता है, तो बाईपोलर उससे भी याद रख सकते हो। एक ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में भी प्रेजेंट होता है नोज के, ठीक है। अब है लास्ट मल्टीपोलर, मल्टीपोलर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, ये तो पूरे बॉडीज़ में होती है, हर जगह होती है, सीएनएस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। चलिए
समझ गया। देखो मल्टीपोलर है जिसमें एक्सोन तो एक ही होगी, एक्सोन तो हमने पढ़ा है कि एक ही होगी, इसमें क्या होगी डेंड्राइट्स बहुत सारे होंगे। तो ये विथ वन एक्सोन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स इसमें 2 या 2 से ज़्यादा होता है, एंड एक्सोन तो एक ही होता है। अब फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स किस में पाया जाता है, सीएनएस में, तो उसमें पाया जाता है। समझ गए। अब तक ये हमारा जो थियरी था वो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ से हमें कि अब जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन कैसे कैसे होता है हमें वो आगे पढ़ना है। ठीक है, ये फिगर आपको देख के समझ आ रहा होगा, मैंने कॉपी में भी आपको समझा दिया था। देखो यहाँ पे है डेंड्राइट्स है, निजल ग्रैन्यूल जो डॉट डॉट से दिख रही है आपको, देख रहे हो डॉट डॉट से दिख रही है, निजल ग्रैन्यूल है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, स्वान सेल है, ये देख रहे हो ये स्वान सेल है। और उसके बाद क्या है, ये एक्सोन है, माइलिन सीथ ऊपर से कवर्ड, ये स्वान सेल है, इसके ऊपर कवर्ड है जो माइलिन सीथ होगी, और उसके ये बीच में दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। ये एक्सोन टर्मिनल है और ये साइनेप्टिक नोड। समझ गया, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया। चलो अब बढ़ते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, चलो ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, फेज ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये वाला आप याद रखिएगा कि कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, मतलब केमिकल की रिक्वायरमेंट भी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसीलिए आप 2 तरीके के साइनप्स पढ़ते हो, एक इलेक्ट्रिकल साइनप्स पढ़ते हैं, एक केमिकल साइनप्स पढ़ते हैं। आगे हम साइनप्स बनेगा तो उसमें देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके ना 4 प्रोसेस होते हैं, फेज़। ठीक है, सबसे पहला फेज़ होता है उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज़ और पोलराइज्ड फेज़। ठीक है, 1 मिनट, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्या होती है, हाँ इसमें इसका जो होता है फेजिक मेम्ब्रेन होती है पोटेंशियल -70 एमपी होती है। ठीक है, ये जो मिली वोल्ट, एनसीईआरटी में पहले पढ़ो फिर समझ आएगा। चलिए देखो, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन ए पोलराइज स्टेट। बोला जा रहा है कि न्यूरॉन्स जो होती है हमारी वो एक्साइटेबल सेल होती है, वही एक्साइट करती है तो हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे होते हैं। ठीक है, वो होती है पोलराइज्ड, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। समझ रहे हो कि अनपोलराइज पोलराइज वाली होती है ना, जो पॉजिटिव चार्जेस, बेसिकली इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है। एक पोलराइज का मतलब यही समझते हो। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स आर पोलराइज्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन है जो, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप जानते हो कि मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन्स की होती है पोलराइज्ड क्यों होती है। देखो क्या लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस चैनल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन। न्यूरल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन्स, मतलब आयन, बहुत सारे आयंस के चैनल होते हैं बेसिकली, जैसे कि सोडियम का, पोटासियम का चैनल होता है, इसकी वजह से क्या होता है ये पोलराइज्ड होते हैं। ठीक है, दीज आयंस चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। यही है कि बोला जा रहा है ये ऐसा नहीं है कि एक ही आयंस है एक चैनल से ही सारे के सारे पास कर जाएंगे सब, जो जिस मतलब जैसे सोडियम का चैनल है तो सोडियम आयन चैनल से ही सोडियम पास करेगी, पोटासियम का है तो पोटासियम से ही पास करेगी। आप ऐसा नहीं, कैल्शियम है तो कैल्शियम से ही पास करेगी, आप एक से ही सबको पास नहीं करा सकते। इसीलिए लिखा हुआ सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जिसके लिए जो चैनल, जिसके लिए जो दरवाज़ा बना हुआ है उस दरवाजे से वही जाएगा, उसी से बाहर भी वही आएगी और जाएगी भी वही। पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक सेलेक्टिव है, मतलब सोडियम के लिए एक सेलेक्टेड चैनल दरवाज़ा है और पोटासियम के लिए एक अलग है, कैल्शियम के लिए अलग है। समझ रहे हो। देखो, व्हेन ए न्यूरॉन्स इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स, जब न्यूरॉन्स कोई इम्पल्स नहीं कंडक्ट करता, नहीं जनरेट करता, तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग। मतलब जैसे कि कोई आपका चैनल का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, जो कोई भी आपका क्या कहते हैं आयंस है, नॉर्मली आयंस क्या है, एक जो जहाँ पे है बाहर है तो बाहर में ही है, अंदर है तो अंदर ही है, कोई भी रेस्ट है, चिल मार रहा है, कोई भी रेस्टिंग कंडीशन में है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। जो ठीक है, देखो क्या है इसमें, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली, अब रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, रेस्टिंग फेज में क्या होता है, जो हमारा एक्सोन का मेम्ब्रेन होता है वो कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होता है टू पोटासियम चैनल के लिए। समझ रहे हो कि जब रेस्टिंग के फेज होती है तो उसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक है, जब रेस्ट में है तो पोटासियम चैनल आराम से मोर परमिएबल है, उसका आदान प्रदान आराम ज़्यादा होता है, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम, और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, मतलब ना के बराबर सोडियम का ट्रांसफर होएगा। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज आयन, और वैसे ही नेगेटिव चार्ज आयंस के लिए भी ये क्या होता है, इम्परमिएबल ही होता है। प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, जो प्रोटीन एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे केस हमने किसके कंडीशन में देखा, हमने रेस्ट कंडीशन में देखा, जब हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या है, रेस्ट में है, हमारी न्यूरॉन्स क्या है, रेस्ट स्टेट में है। यही है, यहाँ पे देखो मैंने अलग से लिख दिया, एट रेस्ट में एक्सोप्लाज्म कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑब्वियस और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का। ये बोला जा रहा है कि एक्सोप्लाज्म के अंदर दो तरह, एक एक्सोप्लाज्म है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो एक्सोप्लाज्म है जो सेल के अंदर, एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये है, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो समझ रहे हो, ये बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेज है और ये एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होगी, तो इस एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, जिसमें सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है रेस्ट के केस में, और नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और बाहर, इसके बाहर यहाँ सब में क्या होगा, यहाँ सब में होगा सोडियम, सॉरी यहाँ पोटासियम बोल रहा था, हाँ एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटासियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये देखो लिखा भी हुआ पोटासियम, उसके जगह सोडियम बोला गया, और नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एक्सोप्लाज्म के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, और उसके बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाहर होता है, उसमें सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इस वाले में सोडियम का
कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगा और इस साइड या इस साइड वही है, और पोटासियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। समझ गया क्यों होगा, ये भी दे दिया है, क्योंकि क्या होता है हमारा न्यूरॉन्स है जो ज़्यादा परमिएबल होता है पोटासियम के लिए, तो न्यूरॉन्स ज़्यादा परमिएबल पोटासियम के लिए तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जितने भी बाहर न्यूरॉन्स होंगे पोटासियम वाली वो अंदर चली जाएगी, सारा का सारा एक्सोप्लाज्म में चला जाएगा, तो उसमें पोटासियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और इम्परमिएबल है सोडियम के लिए, तो जो सोडियम बाहर है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, इम्परमिएबल है तो सोडियम बाहर का बाहर ही रह जाएगा। समझ गए, यही है बेसिकली इसका, यही कहानी है। यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन्स कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। यही अब बोला जा रहा है कि कैसे ये परमिएबल था तो कहाँ पे कितना कंसंट्रेशन सोडियम का होगा, कितना पोटासियम का, वो एनसीईआरटी लिखी हुई है। तो वही बोला जा रहा है कि एक्सोप्लाज्म जो है, एक्सोप्लाज्म का मतलब, साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर का प्लाज्म, यही बोलते हो ना। तो एक्सोप्लाज्म का मतलब इस वाले को अगर आप बड़ा कर दो तो इसमें जो आपको लाइनिंग दिख रहा है बेसिकली, देखो एक मिनट, ये देखो ये वाला आपको दिख रहा है, इस वाले रेड पॉइंट से देख के यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाली क्या है आपको एक्सोप्लाज्म, ये जो मैंने यहाँ से अंडरलाइन किया इसको आप एक्सोप्लाज्म लिख सकते हो, ठीक है। हाँ देखो, तो अब ये एक्सोप्लाज्म है, तो एक्सोप्लाज्म इसका हो गया। तो इस वाले के अंदर, इसके अंदर क्या है, पोटासियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगा, और इसके बाहर यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इस वाले के अंदर रेस्टिंग स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट का ही दिखा हुआ है कि रेस्टिंग स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट भी उसको बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेट का पोटेंशियल होता है -70 MB मिलीवोल्ट, और ये मोर परमिएबल होता है पोटासियम के लिए, ये भी मैंने बता दिया। और इस केस में क्या है, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर है उसमें पोटासियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और सोडियम का कंसंट्रेशन इस दोनों के बाहर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्सोप्लाज्म के बाहर का बात हो रहा है, उसमें होता है। समझ गए। ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, मुझे तो करती थी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ उस पर। समझ गए। चलिए अब यहीं पे देख लो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो हमने देखा, तो ये नॉर्मल सा क्या था, एक्सोन था। देख लो ये पॉजिटिव चाहिए, ये नॉर्मल सा एक्सोन है, ये साइनेप्टिक नोब है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इसी के अंदर का यहाँ पे मैंने डिटेल कर दिया हुआ है, इसी को यहाँ पे डिटेल किया हुआ है, देख रहे हो। हाँ चलिए, थोड़ा सा बड़ा इलाबोरेट करके। अब इसमें एक लीक चैनल तो हमेशा सब में होती है, जो हमेशा खुली होती है, लीकेज वाली चैनल, वो ऑलवेज ओपन होता है, ठीक है। एक चैनल ये होती है, और परमिएबिलिटी आती है, पोटासियम आयन की परमिएबिलिटी सोडियम आयन से ज़्यादा होती है, ये वाली लाइन याद रखिएगा। समझ रहे हैं। चलिए, और उसके बाद है कि एक अभी सोडियम आयन की सोडियम गेटेड चैनल है ये पोटासियम गेटेड चैनल है, सोडियम पोटासियम पंप है, मेंटेन ये सोडियम पोटासियम पंप होती है, जिससे क्या होता है, ये आयनिक का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होने में हेल्प कराता है। और ये याद रखिएगा कि दो सोडियम जब इन्वॉल्व, मतलब साइटोप्लाज्म के एक्सोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज इक्वल टू एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर 2 पोटासियम जाएगी, जब भी जाएगी तब जब 3 सोडियम आप बाहर निकालोगे। समझ रहे हो, जो इसके अंदर जो सोडियम होगी वो 3 बाहर आएगी, तब बाहर से पोटासियम 2 जाएगा अंदर। ये वाला है जो एनसीईआरटी में भी लाइन दी हुई है। यहाँ पे हमारी देखिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि these ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, active transport of ions by sodium potassium pump which transport 3 sodium outward, 3 सोडियम को बाहर निकालता है, for 2 पोटासियम into the cell। 2 पोटासियम को एक्सोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए हमें 3 सोडियम को बाहर निकालना पड़ता है। समझ रहे, तभी ये होती है। समझ गए। चलिए यही है इसका, ये और इसका आरपी वैल्यू आप याद रखिएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू -70 MB। समझ गए। चलिए इसके बाद थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। चलो वही देखिए जो मैंने आपको समझाया वही एनसीईआरटी में लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही समझ नहीं आती रहती है, देखो यहीं पे लिखा हुआ है जो यहाँ तक तुमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद क्या, इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन, ये लिखा हुआ था फ्लूइड इनसाइड द एक्सोन। एक्सोन के इनसाइड मतलब क्या हुआ, एक्सोप्लाज्म के अंदर, वो इनसाइड क्या कंटेन करता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम, पोटासियम का हाई कंसंट्रेशन कंटेन करता है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम का। ये तीनों याद रखिए जो यहाँ पे मैंने लिखा है। और उसके बाद क्या, एक कॉन्ट्रास्ट मतलब जस्ट उसके अपोजिट, ए फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन, एक्सोन के आउटसाइड जो फ्लूइड होते हैं वो कंसंट्रेशन क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम, पोटासियम का कंसंट्रेशन उसमें कम होती है, एंड उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। एंड फॉर इसी की वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे एक साइड ज़्यादा होएगी, दूसरी साइड कम होएगी, तभी तो उसका ट्रांसफर होएगा। बस ग्रेडियंट बनाना ही मेन था, क्योंकि अगर ग्रेडियंट नहीं बनेगी तो जनरेट नहीं हो पाएगी एनर्जी। तो समझ लो। चलिए अब वही हमने ये पढ़ लिया कि दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये याद रखिएगा, ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटासियम पंप। ये जो ट्रांसफर होता है आयन सोडियम पोटासियम पंप के द्वारा होता है। ठीक, देखो एक लीकेज, इसमें कितने सारे गेटेड हो गए देख लो, एक सोडियम गेटेड होता है, एक पोटासियम वोल्टेड गेट होती है, एक सोडियम का अलग से होता है, जिससे एक होता है जिससे बस सोडियम आएगी तो उसको सोडियम गेटेड जाएगी, और एक होता है जिससे पोटासियम आएगी जाएगी तो उसको बस पोटासियम गेटेड, और एक होता है जिससे सोडियम पोटासियम ग्रेडियंट बनाया, तो सोडियम पोटासियम ग्रेडियंट बनाने के लिए तो सोडियम पोटासियम पंप है, जिसकी के कंडीशन में क्या होता है, 3
3 सोडियम को आपको बाहर में भेजना पड़ेगा एक्सोप्लाज्म के बाहर, 3 पोटासियम सोडियम को, तभी वो आप 2 सोडियम पोटासियम को अंदर लेके जा सकते हो। तो वो किससे आएगी वो सोडियम पोटासियम पंप से आती है, समझ गए। एज ए रिजल्ट उसके रिजल्ट में क्या निकलता है, मतलब आप इसके परिणाम स्वरूप निकलता है द आउटर सर्फेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन। एक्सोनल मेम्ब्रेन के आउटर सर्फेस में क्या हो जाता है, मोर पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, पोटासियम आपका 3 बाहर आया। हाँ, अभी हमने बताया कि 3 पोटासियम आपका बाहर आया, तो 3 पोटासियम बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, बाहर एक्सोप्लाज्म के बाहर पोटासियम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इन साइड में क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि दोनों का क्या है, पोलैरिटी तो एक ही है ना, कि पोटासियम भी +1 वोल्ट कैरी करता है, मतलब चार्ज कैरी करता है, और सोडियम भी +1 चार्ज। तो दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या है कि इनसाइड एक्सोप्लाज्म में हमारी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू पोटासियम के ये बाहर वाले के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं। चलिए देखो वही बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपके सारी तरफ पॉजिटिव चार्ज बाहर हो गई है, ये आपकी एक्सोप्लाज्म है। ये जो दिख रही है ये आपकी एक्सोप्लाज्म है, समझ रहे हो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हमारे सेल के बाहर वाली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था कि यहाँ अंदर देखो नेगेटिव चार्ज हो गई, और उसके बाद ऊपर क्या हो गई, ये आपका दो फेज ए एंड बी लिखा हुआ है, तो ए एंड बी अलग अलग फेजेस का लिखा है, एक होगा आपका डिपोलराइजेशन का और एक रिपोलराइजेशन का। तो इसलिए देखो, और ये नॉर्मल हमने रेस्टिंग पोटेंशियल में देखा था, तो रेस्टिंग पोटेंशियल में नेगेटिव अंदर हो जाएगी, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमारा हमने क्या किया, 2 पोटासियम को सेल के अंदर लाने के लिए, एक्सोप्लाज्म के अंदर लाने के लिए 3 सोडियम को हमने बाहर फेंका, समझ गए। तो वो क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हमारा कि इनर सर्फेस बिकम नेगेटिवली चार्ज, हमारा इनर सर्फेस अब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड। The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the resting potential। जो हमारा electrical potential difference होता है across the resting plasma membrane के across, तो उसको हम क्या बोलते हैं, resting potential। समझ आ गया। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse। अब बोल रहा है यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी, ऑब्वियस सी बात है कि इम्पल्स की जनरेशन कैसे होती है, इसके मैकेनिज्म के बारे में जानने के लिए, ठीक है। एंड इट्स कंडक्शन अलॉन्ग द एक्सोन, और एक्सोन में कैसे कैसे इसका कंडक्शन होता है उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। व्हेन ए स्टिमुलस, अब उसी के बारे में हमको बता रहा है, व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट, जब किसी साइट पे स्टिमुलस अप्लाइड होती हैं, ठीक है। इसी वाले में दिखा रहा है कि पॉइंट ए में, ये वाला ए वाले में देखो, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में, तो क्या होता है, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए साइट पे क्या होता है, बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। अब ये पहले तो केस हमारा था कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में था, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, जितना सोडियम था वो बाहर चला गया, और बाहर वाले पोटासियम क्या बोलते हैं, हमारी बाहर वाली पोटासियम अंदर आ गई। अब पोटासियम बाहर अंदर आने के बाद क्या होगी, नॉर्मल सी हमारी फेजेस बन गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बाहर वाले केस में आपका बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा है, अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात है ज़्यादा है, और अंदर में आपका क्या है, पोटासियम कम ज़्यादा है, और उसके लेकिन उस दोनों के रिस्पेक्ट में अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो अब क्या होएगी, जब स्टिमुलस मिलेगी तब वो जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, देख रहे हो, इसमें पॉजिटिव चार्ज सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वही है जो आपका फ्रीली परमिएबल है, जो वापस अंदर आएगा सोडियम, ठीक है। और उसके दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी एट द साइट। अब वो इन्फ्लक्स देख रहे हो, इन्फ्लक्स लिखा हुआ है, इन्फ्लक्स का मतलब अंदर आना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो आपका रिवर्सिबल हो गई कि जितना पोलैरिटी ऊपर था तो ऊपर से अंदर आई, अब अंदर आई तो क्या हो जाएगी, अंदर की पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर की नेगेटिव, फिर यहाँ पे आएगी, ये भी अंदर आएगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो। हाँ, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, हाँ, कि यहाँ पे आपका नेगेटिव था, पॉजिटिव इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ तक देख रहे हो, यही है कि पॉजिटिव रिवर्सिबल पोलैरिटी हो जाएगा, एंड द सर्फेस आउटर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन का जो आउटर सर्फेस है बिकम नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड द इनर सर्फेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। कैसे हो गई, ये समझ आ गया। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है एट द साइड ए पे इज दस रिवर्स एंड हेंस डीपोलराइज्ड। अब वो क्या हो जाएगी कि रिवर्स हो जाएगी और वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी, समझ रहे हो। देखो, तो ये नेगेटिव हो गई पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव, ये डीपोलराइज्ड हो गई। पहले थी जो हमारी नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल में थी, तो बाहर साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था। लेकिन अब वो वापस से रिवर्स हो गई, तो क्या हो गया, बाहर आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये डीपोलराइज्ड कंडीशन हो गई, ठीक है। अब वो डीपोलराइज्ड कंडीशन यहाँ तक देखो, 1 मिनट देखिए। अब है डिपोलराइजेशन में क्या हुआ कि देख लो, यहाँ पे एक्शन फेज है, इसका फेज पोटेंशियल है, इसका फेज पोटेंशियल याद रखिएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है कि 20 बेसिस पे होता है, वहाँ पे नेगेटिव थी, लेकिन नेगेटिव से आपको बढ़ रही है, तो नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे ना। हाँ, तो ये है +30 MB, और ये इसका मोर परमिएबल टू सोडियम, ये क्या होता है, सोडियम के लिए मोर परमिएबल, क्योंकि जो चीज़ बाहर ज़्यादा है वही तो ग्रेडियंट बना के अंदर आएगी ना। तब देखो क्या होता है कि ये जो आपका सोडियम, ये सोडियम चैनल है, सोडियम गेटेड चैनल, तो ये क्या करेगी, बाहर के सोडियम को आपको अंदर भेजेगी। ये बाहर के सोडियम अंदर आ गई एक्सोप्लाज्म में, ये तो आपको पता ही है, ये एक्सोप्लाज्म है, देख रहे हो, एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म में बाहर आ रही है, और ये वाली पोर्शन क्या है, लिख देती हूँ मैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा क्या था, सोडियम ज़्यादा था, तो अब सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से क्या हो जाएगा हमारा सोडियम एक्सोप्लाज्म में आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गई कि बाहर के सोडियम अंदर आ गई, तो ये सब क्या नेगेटिव हो गई, अंदर वाली पॉजिटिव हो गई। अब इसमें पहले से तो पोटासियम थी ही, फिर से सोडियम आ गई, तो ये पॉजिटिव ऑब्वियस सी हो जाएगी, समझ रहे हो। हाँ, और फिर से इसी देखो ये फेज मैंने बना दिया कि पहला वाला 1 लिखा है, 1 का मतलब ये रेस्टिंग फेज में का जो कंडीशन था, ये वाला देख लो एक बार मैंने दिखा दिया। देखो ये रेस्टिंग फेज का जो कंडीशन था दिख रहा है आपको, आई होप। हाँ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव थी, नेगेटिव नेगेटिव थी, यही वाली फेज, ये वाली फेज वापस हमने आगे किया, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे किया। तो ये वाली फेज है, तो आपको नॉर्मल सी यहाँ पे अब ये नेगेटिव नेगेटिव हो गई, अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई। अब ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे अब ये हो गई हमारी +30 वोल्ट। इसमें होता है क्या, इसमें देखो ओपनिंग है बस सोडियम चैनल का, सोडियम ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है, कि इसको अलग से है, इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और ये ओपनिंग होती है सोडियम चैनल की, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आता है, समझ गए। ये है इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल। अब यहाँ पे ये हो गई, अब उसके बाद है जब रीपोलराइजेशन करना है हमको, क्योंकि अगर अब यहाँ तक तो हो गई, जनरेट हो गई, अब क्या होगा कि ये जो सोडियम चैनल था उसको इनएक्टिव करेंगे, नहीं तो अगर इनएक्टिव नहीं करोगे तो क्या होगा, सोडियम आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाता है, तो ये हो जाएगा इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल। अभी रीपोलराइजेशन स्टेट में लाने के लिए सोडियम चैनल को इनएक्टिव करेंगे और पोटासियम चैनल को ओपन करेंगे, समझ रहे हो। तो इसमें पोटासियम चैनल को ओपन करेंगे तो अब अंदर जितना पोटासियम चैनल था वो बाहर निकल जाएगा, और अब बाहर निकल जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो सोडियम चैनल रही होगी ना, सारी तो नहीं आई होगी क्योंकि बीच में हमने बंद कर दिया, तो फिर पोटासियम चैनल बाहर चली जाएगी, तो पोटासियम चैनल की वजह से बाहर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे ये फिजिक लर्न कर लीजिएगा कि किस में कौन सा चैनल ओपन होता है, किस में कौन सा चैनल क्लोज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछता है एग्जाम में। तो ये वाला याद कर लो कि हमारा क्या था कि डीपोलराइजेशन फेज में जो नॉर्मल हमारा रेस्टिंग फेज था उसमें हमारा ना सोडियम चैनल ऑन हुआ, ये ना पोटासियम चैनल ऑन हुआ, जितना भी था वो बस एक सोडियम पोटासियम पंप से ही एक लीकेज के चैनल तो हर चीज़ में ऑन है, इसलिए मैंने लीकेज को एक्सप्लेन नहीं करा। लीकेज खुला ही है, वो लीक करता है, तो लीकेज चैनल सब में ऑन है, पहली बात। दूसरी बात, पहले वाली जो रेस्टिंग फेज थी, रेस्टिंग फेज में थी सोडियम पोटासियम पंप के द्वारा सोडियम और पोटासियम का ट्रांसफ़र हुआ, समझ रहे हो। तो जिसमें हमने हमारा बाहर का पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि हमने 3 सोडियम को बाहर निकाला, तब हमने 2 पोटासियम को एक्सोप्लाज्म में डाला, इसकी वजह से हमारा बाहर पॉजिटिव हुआ, अंदर नेगेटिव हुआ, ये समझ गए। अब उसके बाद है हमारा सेकंड डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि जो बाहर हमारी पॉजिटिव थी सोडियम के जाने की वजह से, तो वो पॉजिटिव फिर से अब क्या यहाँ पे लिटरली हमारी ओपन हुई सोडियम चैनल, ये लर्न कर लो। चैनल अब ओपन हो रही है क्योंकि ये सब वोल्टेज गेटेड चैनल थे, यहाँ पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हुई, तो यहाँ पे लिटरली अब ओपन हुई हमारी डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल की ओपनिंग हुई। अब वो ओपनिंग हुई तो एक टाइम तक वो ओपन हुआ, फिर वहाँ पे जैसे आपका जो प्रोसेस हुआ कि सोडियम अंदर आया, फिर सोडियम अंदर आने के बाद जितना पोटासियम था वो बाहर के मतलब पहले से पोटासियम उसमें रहा ही होगा क्योंकि पोटासियम लीकेज के थ्रू अंदर जा ही रहा है, तो फिर उसका जो बाहर का हमारा एक्सोप्लाज्म का पूरा पॉजिटिव हो गई, अब बाहर वाली जो थी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो नेगेटिव हो गई डीपोलराइजेशन में। अब हुआ उसके बाद डीपोलराइजेशन खत्म हुआ तो वहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम चैनल को बंद कर दिया, समझ रहे हो। तो ये है इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम चैनल को हमने क्या कर दिया, क्लोज। इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल को क्लोज कर दिया। अब सोडियम चैनल को क्लोज किया, फिर हमने क्या किया, अब रीपोलराइजेशन में हमने क्या किया, ओपनिंग ऑफ पोटासियम चैनल। अब हमने पोटासियम चैनल को ओपन किया, ये याद रखो। अब जिसकी वजह से पोटासियम चैनल को ओपन किया तो हमारे एक्सोप्लाज्म से पोटासियम बाहर चली गई, देख रहे हो। एक्सोप्लाज्म से पोटासियम क्या हो रही है आपकी, आउटवर्ड बाहर जा रही है, समझ रहे हो। चलो अब उसके बाद क्या है, अब ये मोर परमिएबल होता है पोटासियम के लिए, पोटासियम चैनल तो ये हो गई। अब उसके बाद फिर नॉर्मली वैसा ही चैनल बन जाएगा कि बाहर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, अंदर नेगेटिव। अब उसके बाद अगर आप पोटासियम चैनल को बंद नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, ये हाइपर पोलराइजेशन, समझ रहे हो। इसी के लिए यहाँ पे इनएक्टिवेट कर दिया क्योंकि अगर इनएक्टिवेशन नहीं करते तो पोटासियम सोडियम यहाँ पे निकलती रहती बाहर से, अंदर आता रहता इसी की वजह से। तो इस केस में क्या होता है, जब हम पोटासियम चैनल को बंद नहीं करते हैं तो ये हाइपर पोलराइज हो जाता है। हाइपर पोलराइज कहने का मतलब कि आपके एक्सोप्लाज्म से सारे के सारे बहुत सारे पॉजिटिव क्या होते हैं, चार्ज बाहर निकल आते हैं, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा कि ये हो जाता है मोर देन -80 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रीपोलराइजेशन के बाद तो हमें रेस्टिंग स्टेज आनी चाहिए ना, कि बाहर पूरा पोटेशियम चला जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कंडीशन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि पोटासियम चैनल को हमने बंद नहीं किया, तो पोटासियम चैनल को हमने बंद नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या हो गया कि हाइपर पोलराइज्ड हो गई, कि बाहर एक्सोप्लाज्म की सारी पोटासियम बाहर चली गई, तो उसकी मतलब पोलराइज्ड एक्टिविटी बन गई, और उसके बाद पोटेंशियल इसकी हो गई -70 से बढ़ गई। -70 से बढ़ गई मीन्स -90 तक चला जाता है, और मोर पोटेंशियल हो जाता है इसका। और ड्यू टू लेट, देखो लिखा भी हुआ है कि ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटासियम चैनल के लेट क्लोजिंग की वजह से, ठीक है। पोटासियम चैनल को आपने जल्दी से क्लोज नहीं किया, जितना टाइम था उसको लेट क्लोजिंग किया, इसकी वजह से आपका क्या हुआ, पोटासियम चैनल ये हाइपोपोलराइज्ड हो गई आपकी सेल, समझ गए। चलिए अब इसी का कुछ मैकेनिज्म है वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं।
दिख रहा है आपको? हाँ चलो, ये दिख रहा है ना? हाँ देख लो, नहीं दिख रहा था उस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो कहाँ तक थे हम? नहीं, यहाँ तक पढ़ लिया कि ये देखो, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइड ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रही है कि एक साइड ये सब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो जो होती हैं तो उसी को बेसिकली हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। विच इज इन फैक्ट टर्म एज नर्व इम्पल्स, इसको ही नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। एट द साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सोप्लाज्म, साइड बी पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देखो। अब क्या हो गई, यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गए ना बाहर, यहाँ नेगेटिव हो गई पॉजिटिव हो गई, तो झट से पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे आपका नॉर्मल चार्ज फ्लो करता है, तो वो हो गई। एट द साइड यहाँ पे basically side पे the membrane has positive charge on the outer surface and negative charge on the inner surface. As a result the current flow on the inner surface from A to B, A to B से करंट क्या है, इनर सरफेस में फ्लो करने लगता है। ऑन द सर्किट एंड यहाँ पे ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, यही दिख रहा है यहाँ पे देखो कि आपका बाहर साइड में क्या हुआ कि बी से ए तरफ आ रही है और अंदर साइड में आपका क्या हो रहा है, ए से बी तरफ जा रही है, यही बता रहा है। क्योंकि हमारा करंट फ्लो कैसे करता है, पॉजिटिव प्लेन से नेगेटिव ना, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड थी, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, यहाँ पे नेगेटिव, तो आउटर सरफेस यहाँ से यहाँ जाएगी जो दिखाया हुआ है, और यहाँ अंदर में यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इधर जाएगी। तो यही दिखा रहा है कि बाहर आपका बोल रहा है कि एक्सोप्लाज्म के अंदर आपका करंट फ्लो करी जो पॉजिटिव ए टू बी, देखो ये लिखा हुआ है एट द साइड एक्सोप्लाज्म में ये करंट पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट फ्लो करा आपका ए टू बी, समझ रहे हो? एक मिनट, हाँ इस साइड ए से साइड बी पे, और दूसरा ऑन द अदर आउटर सरफेस पे करंट फ्लो करिए आपकी बी टू ए, यही है। ए आपका इनर सरफेस पे ए से बी फ्लो करा और इन आउटर सरफेस पे बी टू ए फ्लो करी, समझ आ गया यहाँ तक? टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, समझ गए? हेंस द पोलैरिटी एट द साइड इज रिवर्स, इसीलिए उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी, अभी बी साइड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी और आगे सारा का सारा आपका सीक्वेंस बनता जाएगा। द सीक्वेंस इज रिपीटेड, वही लिखा हुआ है, द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सोप्लाज्म, जितने भी बड़ी लेंथ है उस सारे के साथ ये सीक्वेंस रिपीट करती जाएगी। जैसे ही वह पहले बाहर पॉजिटिव होगा तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ऐसे ही पूरा सीक्वेंस रिपीट करती जाएगी। कॉन्स्टिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, और इसी तरीके से हमारा इम्पल्स कंडक्ट होता है। जनरेशन तो देख लिए कि कैसे जनरेट हुई, कि देखो दो चीज़ पढ़ा हमने यहाँ तक, देख रहे हो? हमने यहाँ तक देखा कि जनरेशन आपका पहले हुआ कि जनरेशन हुआ कि जब आपका वोल्टेज गेटेड चैनल या फिर सोडियम पोटासियम पंप या लीकेज चैनल की वजह से दोनों के वजह करंट फ्लो हुई, करंट ग्रेडियंट बना कि बाहर में पॉजिटिव अंदर नेगेटिव या फिर नेगेटिव अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये तो आपका जनरेट हुई। फिर उसके बाद हमारे कंडक्शन पढ़ना है कि जनरेट होने के बाद कंडक्ट कैसे किया, तो वही कंडक्ट लिखा हुआ है कि हमारा करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड से तरफ जाता है, तो वही हमारी इस वाले फेज में थी, जो बाहर साइड में आपका नेगेटिव ए साइड में नेगेटिव बना और बी साइड पे पॉजिटिव बना, तो बाहर साइड में हमारा बी से ए आया, और फिर अंदर साइड में क्या बना कि ए साइड में बना आपका पॉजिटिव और बी साइड में नेगेटिव, तो फिर ए टू बी गई, तो यही यहाँ तक आपका कंडक्ट हुआ, ठीक है? तो हमने जनरेशन भी पढ़ लिया और कंडक्शन भी पढ़ लिया, ठीक है? द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू पोटासियम सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, भूल। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि स्टिमुलेंट जो सोडियम का जो निकलना होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, बहुत जल्दी बंद हो जाती है खुद से, वो राइज स्टिमुलस हो जाता है। स्टिमुलर जितना रिलीज़ करना था डालना मतलब देना था हो गया, उसके बाद खुद वो बंद हो जाता है। इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय राइज इन द परमेबिलिटी, ये किस पे डिपेंड करता है कि जैसे ही ये क्लोज होएगी सोडियम चैनल तो वैसे ही झट से ये पोटासियम चैनल ऑन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कि पोटासियम चैनल सोडियम चैनल आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और उसके बाद विद इन द ए फ्रैक्शन, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है दोनों एक दूसरे का विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, मतलब बहुत ज़्यादा नैनो सेकंड में भी। के डिफ्यूजेस के प्लस मतलब पोटासियम जो आयन है डिफ्यूज होता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर्स बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। वही बोल रहा है कि ये सारे का सारा बेसिकली ये दो लाइन में आपका पूरा रेस्टिंग डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन सारे को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, जो मैंने आपको पूरा दिखा दिया, ठीक है? चलो अब कुछ मैकेनिज्म है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलो ये ऊपर वाला छोड़ दो, यहाँ से देखो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन का डायरेक्शन मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, ये वाले भी है, लिख दिया मैंने, कितना नोट्स में देख लो, अब लिख लेना, पूछता है ये, ठीक है? अब देखो ये भी लिख दिया मैंने कि इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में ए से बी जाएगी, क्योंकि ए साइड में हमारी क्या थी पॉजिटिव, बी साइड में क्या थी नेगेटिव, इनर का बात कर रही हूँ। आउटर मेम्ब्रेन में हमारी बी साइड पे क्या थी पॉजिटिव और ये साइड में नेगेटिव, तो बेसिकली हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, सॉरी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। एक में पहले वाले में इनर में था ए टू बी और बी ये आउटर वाले में था बी टू ए, समझ गया?
यहीं पे देखो 3 फेज दिया हुआ है कि आपका नॉर्मल ये नॉर्मल रिपोलराइजेशन हुई। रिपोलराइजेशन में क्या हुआ कि एक्स्ट्रा लीकिंग, मतलब वो लेट में हम पोटेशियम चैनल को बंद करते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लीकिंग हो जाती है पोटेशियम चैनल की आउटवर्ड में। तो यही लीकिंग हो रही है ए में। फिर दूसरे में क्या दिखा हमने, डिपोलराइजेशन में क्या देखा कि हमारा आउटसाइड में नेगेटिव चार्ज है, इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से सोडियम हमारा बाहर से अंदर आ जाता है। इसी की वजह से ये बन जाती है, क्योंकि जितना भी सोडियम बाहर था वो अंदर आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव का टर्मिनल बन गया। अब ये पोलराइजेशन है कि दोबारा से क्या है, इस वाले चैनल में पॉजिटिव होगी तो इस वाले से यहाँ पे आएगी नेगेटिव की तरफ, क्योंकि चार्ज ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। समझ गया।